जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को वेरी गुड इवनिंग। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं इतिहास की कैप्सूल 1। आप सभी के बार बार कमेंट आ रहे थे प्यारे विद्यार्थियों की इतिहास की भी कैप्सूल लेकर आइए, ठीक है। लेकिन इससे पहले प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने रामबाण बैच ज्वाइन नहीं किया, इसका मतलब कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब की बार मुकेश महेंद्र एजुकेशन की फौज करेगी रामबाण बैच के साथ मौज। तो आज ही जुड़े प्यारे विद्यार्थियों, अभी ज्वाइन कर लेना। रामबाण बैच अभी लॉन्च हुआ है। मैं कह रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, रामबाण बैच ज्वाइन करने के बाद मैं 100% गारंटी लेता हूं कि पूरा का पूरा जो इतिहास का पेपर है वो आपका इसी बैच के अंदर देखने को मिलेगा। 100% मेरी गारंटी है। अगर एक क्वेश्चन बाहर आ जाए तो अगले साल पढ़ाने छोड़ दूंगा मैं, और साथ में प्यारे विद्यार्थियों आगे BA की तैयारी भी नहीं करवाऊंगा, ठीक है। रामबाण बैच के अंदर ये आपको पढ़ना है प्यारे विद्यार्थियों। जैसे कि आज आप ज्वाइन करते हैं, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन आप इतिहास में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों आपको जो है इतिहास की, आपको पता 3 बुक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ब्लूप्रिंट के अनुसार प्यारे विद्यार्थियों आपको चैप्टर वाइज मैंने तैयारी करवा रखी है। चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, वो आपको कवर कर लेने चैप्टर वाइज। फिर यहां पर मैंने कैप्सूल क्लास दे रखी है, मैंने बुलेट क्लास दे रखी है, मैंने मैराथन क्लास दे रखी है। इसी बैच के अंदर 7 बोर्ड पेपर सॉल्यूशन करवा रखे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, देरी किस बात की, आज ही अभी ज्वाइन करें महेंद्र ब्यवर कोचिंग। ये हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और आज ही अभी रामबाण बैच जो है परचेज करें। पूरी गारंटी लेता हूं प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल भी टेंशन ना ले। जब रिजल्ट आए तब कहना कि मैंने रामबाण बैच ज्वाइन किया था और मेरे पूरे में से पूरे नंबर आए। प्यारे विद्यार्थियों, तो आज ही अभी जो है महेंद्र ब्यवर कोचिंग ऐप डाउनलोड करो और अभी रामबाण बैच परचेज कर लेना फटाफट। बस यही पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। बाकी यूट्यूब पर आप रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। इतिहास के अंदर ब्लूप्रिंट के अनुसार चैप्टर वाइज क्लासे, कैप्सूल, बुलेट और मैराथन और 7 बोर्ड पेपर, बस ये करना है। इससे बाहर पेपर नहीं बनेगा, ठीक है। चलो प्यारे विद्यार्थियों, हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके सामने जो है YouTube पर कैप्सूल क्लास लेकर आई हूं इतिहास की। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन है कक्षा 12 इतिहास के पेपर में छपने वाले। तो देखेगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बनावली जो है वो किस राज्य में है। प्यारे विद्यार्थियों, बनावली किस राज्य में, तो बनावली याद रखना आप सभी हरियाणा में है। अब हरियाणा में स्थल है, जैसे बनावली हो गया, आपके राखीगढ़ी हो गया, राखीगढ़ी, ठीक है। राखीगढ़ी भी कहां है, हरियाणा के अंदर ही है। भगवानपुर कहां है, हरियाणा के अंदर ही है। लेकिन हरियाणा में 2 ही स्थल इंपोर्टेंट, एक तो बनावली है, एक राखीगढ़ी है। ये दोनों पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना राखीगढ़ी और बनावली कहां है, हरियाणा के अंदर है। ये आपको याद कर लेना प्रिय विद्यार्थियों। मैंने राखी बंधवाली भगवान का नाम लेके, मैंने राखी बंधवाली भगवान का नाम लेके, तो राखी से राखीगढ़ी, राखी बंधवाली, बंधवाली से बनावली, राखी बंधवाली मैंने भगवान हरि का नाम लेके, तो भगवान से भगवानपुर और हरि से हरियाणा में ये प्रमुख स्थल है प्यारे विद्यार्थियों। राखी बंधवाली मैंने भगवान हरि का नाम लेके, तो राखी से राखीगढ़ी, राखी से बंधवाली से बनावली, राखी बंधवाली मैंने भगवान से भगवानपुर और हरि का नाम लेके, यानी हरियाणा में ये प्रमुख स्थल है प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे याद कर लेना, ठीक है। आराम से आप सभी को याद हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि आपके मुझे व्हाट्सएप जोड़ना, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये नंबर है अपने व्हाट्सएप पर। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर देना। ये नंबर है 9784892550, ठीक है। ये अपने व्हाट्सएप नंबर है, इन पर मैसेज कर देना, ठीक है। 9784892550 ये अपने व्हाट्सएप नंबर है, ओके। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने कि किस राज्य को प्राचीन काल में मगध कहा जाता था प्रिय विद्यार्थियों, तो मगध कहा जाता था प्रिय विद्यार्थियों बिहार को। किसको मगध, किसको कहा जाता था मगध, याद रखना प्राचीन काल में बिहार को कहा जाता था। और मगध देखो, मगध जो है प्यारे विद्यार्थियों 16 महाजनपदों में ये सबसे शक्तिशाली जनपद था, सबसे शक्तिशाली जनपद मगध, ठीक है। इसकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी, इसकी प्रारंभिक जो राजधानी थी वो थी राजगृह, जिसका अर्थ होता था राजाओं का घर। और एक मगध की वर्तमान राजधानी अगर पूछे तो आपको करना है पाटलिपुत्र। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, पाटलिपुत्र है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। फिर देखो तीसरा प्रश्न कि हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य किस पुरातत्व द्वारा किया गया, तो वो किया गया बीबीलाल द्वारा 1951-52 के अंदर। 1951-52 में किया गया बीबीलाल के द्वारा, ठीक है। वही बीबीलाल जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता का भी उत्खनन कार्य किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। उसी प्रकार से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दरगाह कहां स्थित है, प्यारे विद्यार्थियों, काकी को दिल लग गया, ठीक है। तो दिल्ली, याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, काकी के दरगाह कहां है, दिल्ली। काकी के दरगाह कहां है, दिल्ली। तो बख्तियार काकी की दरगाह याद रखना आप सभी, दिल्ली में। हम्पी को राष्ट्रीय स्थल के रूप में मान्यता कब मिली, हम्पी को राष्ट्रीय स्थल के रूप में मान्यता मिली थी 1976 में। कब मिली थी, 1976 में। लेकिन याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है मान्यता जो है वो 1986 में मिली थी। कब मिली थी, 1986 में। यानी प्रश्न ऐसे बनेगा कि हम्पी को यूनेस्को की विश्व धरोहर,
हम्पी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया? विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया? तो 1986 में। ये याद कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछ लेना, एक प्रश्न है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न अच्छे से आप कवर कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट है, 100% एग्जाम में छपने वाले हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्लास को। चलो आगे देखेगा। और इससे पहले मैं बता दूं आप सभी विद्यार्थियों को, अभी हमारी क्लास चलने वाली है महेंद्र ब्यावर कोचिंग। प्यारे विद्यार्थियों यूट्यूब पर अपना दूसरा चैनल भी है महेंद्र ब्यावर कोचिंग नेम से, ठीक है, महेंद्र ब्यावर कोचिंग नेम से अपना ऐप भी है। अगर आपने अभी रामबाण बेस ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना प्रिय विद्यार्थियों। यूट्यूब पर तो बस क्या है, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो रिवीजन के लिए यूट्यूब पे देखो, बाकी अपना रामबाण बेस से पूरा पेपर मिल जाएगा। ध्यान रखना, फटाफट फटाफट जो बुलेट मैराथन कैप्सूल फटाफट रिवीजन मार लो अच्छे से, ठीक है। तो महेंद्र ब्यावर कोचिंग हमारा एप्लीकेशन भी है और महेंद्र ब्यावर कोचिंग हमारा दूसरा चैनल भी है। इस पर प्यारे विद्यार्थियों 8 बजे जो है, 8 बजे दूसरे चैनल 8 बजे जो है वो चलने वाली है क्लास हिंदी की। तो आप सभी विद्यार्थी जुड़ना। यहां पे देखो आगे देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य में सेना प्रमुख को क्या कहते हैं? तो विजयनगर साम्राज्य में प्रिय विद्यार्थियों सेना प्रमुख को कहते हैं नायक, ठीक है। क्या कहते हैं? नायक कहते हैं, नायक, ठीक है। विजयनगर के साम्राज्य में जो है सेना प्रमुख को नायक कहा जाता है। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए से आईने अकबरी, ए से अबुल फजल, ए से आईने अकबरी, ए से अबुल फजल, और ए से अकबरनामा, और ए से ये याद रखना अबुल फजल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिय विद्यार्थियों। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल वंश का अंतिम शासक था आपके बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। और मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर। या अंतिम शासक कौन है? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण कब किया गया? 1856 के। प्यारे विद्यार्थियों कुशासन का आरोप लगाकर किस रियासत को हड़पा गया? अवध रियासत को। कुशासन का आरोप लगाकर इस रियासत को हड़प लिया गया। और याद रखना, ठीक है, कि अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण कब किया गया? 1856 में किया गया था। ये याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अवध में सहायक संधि कब थोपी गई? अवध में सहायक संधि थोपी गई प्यारे विद्यार्थियों 1801 में। कब? 1801 में जो है अवध में जो है वो सहायक संधि थोपी गई। प्रांतीय संसदों के गठन, देखो प्रश्न क्या है, प्रांतीय संसदों के गठन के लिए पहली बार चुनाव कब कराए गए? तो ये करवाए गए 1937 में। और ये प्रश्न आपके राजस्थान बोर्ड में पूछा था 2019 के अंदर। कब पूछा था? 2019 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको ये याद रखना है। चलो नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्यारे विद्यार्थियों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्यारे विद्यार्थियों याद रखना प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। बाकी आपको पूछे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और एक है BN राव जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, यह भी ध्यान रखना। रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों का विद्रोह कब हुआ? तो यह हुआ था 1946 के अंदर। चाणक्य मौर्य शासक चंद्रगुप्त, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे चाणक्य, ठीक है। शक शासक रुद्रदमन द्वारा जो है सुदर्शन जो है सरोवर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है प्यारे विद्यार्थियों? रिहल्ला। क्या नाम है? रिहल्ला है। तो ये देखो रिक्त स्थान वाले प्रश्न इस प्रकार से आपके पूछे जा सकते हैं। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें क्या कहकर संबोधित करते थे? तो प्यारे विद्यार्थियों महबूब ए इलाही या सुल्तान उल मसाई, ये कहकर जो है वो संबोधित करते थे। 1756 में जो है बंगाल के नवाब जो थे वो थे सिराजुद्दौला। इन्होंने जो है वो कलकत्ता पर क्या किया था? हमला किया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन को भारत क्यों भेजा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिय विद्यार्थियों। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन, अरे क्रिप्स मिशन जो है ना, क्रिप्स मिशन ये भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। कब आया था? 1942 में। और जो कैबिनेट मिशन है प्रिय विद्यार्थियों ये भारत कब आया था? ये भारत आया था 1946 में। 1946 में आता है कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। आखिर जो कैबिनेट मिशन है वो भारत क्यों भेजा गया प्रिय विद्यार्थियों? तो कैबिनेट मिशन को भारत को स्वशासन का अधिकार देने के लिए भेजा गया था, ये याद रखना आप सभी, ठीक है। कैबिनेट मिशन को भारत को स्वशासन का अधिकार देने के लिए भेजा गया ताकि सभी को एकता के सूत्र में बांध सके, ठीक है, और संविधान बना सके, इसलिए। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, महात्मा गांधी ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग का विरोध क्यों किया गया? महात्मा गांधी ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग का विरोध क्यों किया? तो देखो महात्मा गांधी ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग का विरोध किया क्योंकि वे इसके माध्यम से जो है वो अलगाव और विभाजन को बढ़ावा देने के खिलाफ थे, इसीलिए, ठीक है। ये लिख देना आंसर। फिर देखो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में क्या प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 356
ठीक है, आर्टिकल 356 ये इसके तहत क्या प्रावधान किया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है और यह आपातकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपातकाल से। याद रखना, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 ये आपातकाल से संबंधित हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 356 के तहत जो है वो राष्ट्रपति शासन का यह प्रावधान किया गया है, ये याद रखना आप सभी। फिर देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। भारतीय संविधान निर्माण में किन दो प्रशासनिक अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो भारतीय संविधान निर्माण में प्रिय विद्यार्थियों डॉक्टर BR अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ये लिख देना। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के लिए सेलखड़ी नामक पत्र की क्या भूमिका थी? तो सेलखड़ी नामक पत्र जो प्यारे विद्यार्थियों दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में देखने को मिलता था, तो सेलखड़ी नामक पत्र की यहां पर क्या उपयोगिता थी, तो वो देखेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के लिए जो है यहां पर स्टीटाइट पत्थर की उपयोगिता यह थी कि यहां पर इस पत्र की यह उपयोगिता थी कि वे इसका उपयोग अपने औजारों, ठीक है, औजारों और हथियारों को जो है बनाने में किया करते थे। ठीक है, ये आप बता सकते हैं। फिर देखो आगे, अगला क्वेश्चन है कि 1920 के दशक में भारत में सांप्रदायिक तनाव के दो कारण लिखेगा। तो 1920 के दशक में प्रिय विद्यार्थियों भारत में सांप्रदायिक तनाव के प्रमुख कारण है, एक तो खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन प्रिय विद्यार्थियों भारतीय मुसलमानों के द्वारा तुर्की के खलीफा के सम्मान में चलाया गया एक प्रकार का आंदोलन था। इस आंदोलन का भारत की आजादी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। यह एक प्रकार का धार्मिक आंदोलन था, यह अपने धर्म को बचाने के लिए चलाया गया एक आंदोलन था। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन हो जाएगा। दूसरा प्रिय विद्यार्थियों हिंदू मुस्लिम एकता में जो है वो कमी देखने को मिल रही थी, तो ये प्रमुख जो है भारत में सांप्रदायिक तनाव के प्रमुख कारण थे। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में हुई? प्रयाग प्रशस्ति की रचना हुई प्रिय विद्यार्थियों संस्कृत भाषा में। किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में। किसने की थी रचना? हरिशरण ने की थी। हरिशरण हरिशरण कौन था? हरिशरण समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, नैनार कौन थे? अलवार और नैनार ये संत थे। नैनार जो थे प्रिय विद्यार्थियों दक्षिण भारत के शैव संत थे, और अलवार जो थे वो यहां पर विष्णु भगवान को मानने वाले थे। ठीक है, तालीकोटा के युद्ध का जो है अन्य नाम क्या मिलता है? तालीकोटा के युद्ध का अन्य नाम मिलता है राक्षसी तांगड़ी युद्ध। कौन सा युद्ध? राक्षसी तांगड़ी युद्ध। ठीक है, राक्षसी तांगड़ी युद्ध ये मिलता है प्यारे विद्यार्थियों, ये 1565 में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट ये। ठीक है, चलो हम आगे बात करें। आगे देखो, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना याद रखना प्यारे विद्यार्थियों 1784 में। कब हुई थी? 1784 में हुई थी बंगाल के अंदर। 1784 में हुई थी प्यारे विद्यार्थियों बंगाल के अंदर, विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया किस सांप्रदायिक स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, आप सभी विद्यार्थी कमेंट किया करो। ठीक है, ये कैप्सूल फर्स्ट है आपके सामने, इतिहास की कैप्सूल फर्स्ट है ये। आप कमेंट करना, मैं अगली कैप्सूल लेकर आऊंगा। अगर आपने कमेंट नहीं किया तो मैं नहीं लेकर आऊंगा। फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट करना कि हम वहां से देख रहे हैं। आप अपना नाम भी जरूर बताना कि मैं क्लास में अपना नाम बताना और कहां से आप देख रहे हैं, अपना जिला कौन सा है, और साथ में मुझे बोलना कि इसका आंसर भी मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, कि गेटवे ऑफ इंडिया किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? सभी विद्यार्थी, आपका होमवर्क है ये। ठीक है, आप सभी मुझे कमेंट में बताएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अमृतसर के अंदर। पंजाब के अमृतसर में हुआ था प्यारे विद्यार्थियों जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी याद रखना आप सभी। प्राचीन काल में चांडाल कौन थे? प्रिय विद्यार्थियों फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करने वाले को चांडाल कहा जाता था, या फिर मरे हुए जानवरों को छूने वालों को चांडाल कहा जाता था? परिभाषा लिख देना कि मरे हुए जानवरों को जानवरों को छूने वालों को चांडाल कहा जाता था। ये घर से बाहर रहते थे, फेंके बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, इसे बता सकते हैं। ये इनके प्रमुख कर्तव्य होते थे। बौद्ध दर्शन की किन्हीं दो महत्वपूर्ण मान्यताओं को उल्लेख कीजिएगा। तो एक तो आप लिख सकते हैं कर्म और पुनर्जन्म की मान्यता, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। दूसरा 4 आर्य सत्य, याद रखना 4 आर्य सत्य। ठीक है, ये है। फिर हम बात करते हैं आगे, देखो आगे देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, पंच महावर्त से आप क्या समझते हैं? पंच महावर्त, तो पंच महावर्त में देखो आप याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, पंच महावर्त जो है, ये पंच महावर्त जो है जैन धर्म में पालन किए जाते हैं, जिसमें यहां पर सबसे पहला है अहिंसा। ठीक है, हिंसा ना करना। दूसरा सत्य बोलना। तीसरा असत्य और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये आप याद रखना, ये पंच महावर्त हैं। ठीक है, जो कि जैन धर्म में पालन किए जाते हैं। स्तूप को परिभाषित कीजिए। स्तूप का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों टिल्ला। स्तूप का अर्थ क्या होता है? टिल्ला। तो स्तूप का एक बौद्ध स्मारक है जो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के अवशेषों को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। इसमें महात्मा बुद्ध के जो इस टिल्ले के अंदर जो है प्यारे विद्यार्थियों, स्तूप के अंदर जो है प्रमुख जो है बाल रखे गए, नाखून रखे गए हैं। ठीक है, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बौद्ध धर्म के संस्थापक जो गौतम बुद्ध हैं उनके अवशेषों को यहाँ पर जो है बचाकर रखा गया है। फिर देखो आगे,
अगला क्वेश्चन है कि बर्नियर ने मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर क्यों कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिय विद्यार्थियों कि मुगल कालीन नगर जो है उनको शिविर नगर किसे कहा है? तो ये बर्नियर ने कहा था। बर्नियर, इनकी पुस्तक का नाम भी आपको पता होगा, नहीं पता तो लिख दो, ट्रॉयल्स इन द मुगल एम्पायर। ट्रॉयल्स इन द मुगल एम्पायर, ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक बर्नियर की है प्यारे विद्यार्थियों। ट्रॉयल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक किसकी है? बर्नियर की है। तो इन्होंने मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर क्यों कहा है? शिविर नगर इसीलिए कहा क्योंकि वो शहर जो थे वो अस्थायी थे, ठीक है, क्योंकि वह शहर अस्थायी थे और गतिशील थे, जो शासकों के बदलते रहते थे, इसीलिए जो है बर्नियर ने मुगलकालीन नगरों को शिविर नगर कहा। इब्न बतूता से मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कौन सी जिम्मेदारी दी गई? इब्न बतूता से मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कौन सी जिम्मेदारी दी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो देखो, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के एक काजी और विदेशी राजदूत के रूप में जो है वो नियुक्ति की गई। तो पर्सन कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि इब्न बतूता को कहां का काजी नियुक्त किया गया? दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। किसने किया था? ये किया था आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इब्न बतूता को, ठीक है, इब्न बतूता को नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, दिल्ली का काजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ऐसे पूछा जा सकता है। फिर देखो आगे, कृष्णदेवराय की किन्हीं दो उपलब्धियों का वर्णन कीजिएगा। कृष्णदेवराय जो कि आपको विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं। विजयनगर साम्राज्य में जैसे प्रमुख 4 वंश थे, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश, अरविदु वंश, जिसमें यहां पर जो तीसरा वंश है, ठीक है, संगम, सुलु, तुलु, तो तुलु वंश से संबंध इन्हीं का है, कृष्णदेवराय का। ये विजयनगर साम्राज्य के एक महान और शक्तिशाली शासक थे। तो इनकी प्रमुख 2 उपलब्धियों का आपको वर्णन करना है। तो देखो, सबसे पहले इन्होंने साहित्य व कला का ये समर्थक थे, साहित्य व कला का समर्थक थे। दूसरा आप लिख सकते हैं कि कृष्णदेवराय ने जो है 1550 में जो है गोवा में पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित भी किए थे। और यहां पर कला का समर्थक इस प्रकार है, इन्होंने साहित्य कला को जो है प्रोत्साहित किया है। उनके दरबार में यहां पर अष्टदिग्गज जैसे जो है महान कवि भी रहते थे, जिन्होंने संस्कृत और तेलुगु के महत्वपूर्ण रचना भी की है। तो ऐसे आप बता सकते हैं, ठीक है, साहित्य व कला का ये समर्थक थे। और इन्होंने जैसे बहुत सारे जो है नगर थे उनमें विजय प्राप्त किए। इन्होंने गोवा में पुर्तगालियों के साथ महत्वपूर्ण संबंध भी स्थापित किए हैं। ये आप लिख सकते हैं इनकी 2 उपलब्धियां। फिर देखो आगे क्वेश्चन है कि मंजिल आबादी व सिपाही आबादी से आप क्या तात्पर्य है? ठीक है, मंजिल आबादी और सिपाही आबादी दोनों में अंतर पूछा जा सकता है। तो ये मुगल साम्राज्य में भूमि के 2 प्रकार थे प्यारे विद्यार्थियों, मंजिल आबादी और सिपाही आबादी, ठीक है। तो मंजिल आबादी जो थी, सिपाही आबादी, इन दोनों के बीच अंतर क्या है? इसमें अंतर यह है कि जो मंजिल आबादी थी ये शाही घराने और उसके रख रखाव से जुड़ी हुई थी, और ये जो सिपाही आबादी प्यारे विद्यार्थियों, ये भाग सम्राट के सेवकों, सैन्य और नागरिक सेवाओं का वर्णन किया करते थे। और मंजिल आबादी जो थी ये भाग राजघराने से संबंधित है, और सिपाही आबादी जो ये भाग नागरिक और सैन्य प्रशासन से जुड़ा था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहां पर याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों पूछा जाता है, दोनों के बीच अंतर कि मंजिल आबादी और सिपाही आबादी में क्या अंतर है। फिर हम आगे बात करते हैं। देखो आगे अगला क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? किन्हीं 2 का उल्लेख करो। तो फिर विद्यार्थियों, अकबर के जो शासनकाल में भूमि को 4 भागों के अंदर बांटा गया था, पोलज, प्रति, चाचर और बंजर। याद ना, पोलज, प्रति, चाचर और बंजर। पोलज देखिएगा, पोलज, प्रति, चाचर और बंजर, पोलज, प्रति, चाचर और बंजर। पोलज जो थी वे भूमि जहां हर साल जो है वो खेती की जाती थी, ठीक है, यानी भूमि को खाली नहीं छोड़ा जाता था, हर साल खेती करते थे, उस भूमि को बोलते पोलज भूमि, ठीक है। दूसरा है प्रति, वे भूमि जिस पर कुछ समय के लिए खेती नहीं की जाती ताकि मृदा उपजाऊ बन सके, ठीक है, कुछ साल तक ऐसे छोड़ दिया जाता है, तो ऐसी भूमि को बोलते हैं प्रति भूमि, कि अब की बार हमें प्रति छोड़ दिए। तीसरा है चाचर, यानी 3-4 साल तक खेती नहीं की जाती इस भूमि पर, चाचर जो है 3-4 साल तक ऐसी छोड़ दी जाती है, इस पर कोई खेती नहीं करते हैं, तो ऐसी भूमि को बोलते हैं चाचर। और बंजर ऐसी भूमि होती है जो प्रिय विद्यार्थियों जहां पर हम कृषि नहीं कर सकते, ठीक है, जहां कृषि करना संभव नहीं है, ऐसी भूमि को बोलते हैं बंजर भूमि। जैसे बंजर पहाड़ी भूमि होगी, रेगिस्तान हो गया, ठीक है। तो यह ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, मुगल काल में जो है यहां पर भूमि के 4 प्रकार बता रखे हैं, पोलज, प्रति, चाचर और बंजर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। मैं बिना आपका टाइम गवाए फटाफट ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना। आपने मेरे पर विश्वास किया है, रामबाण बैच आपने ज्वाइन किया, तो रामबाण बैच में गारंटी लेता हूं 100% एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने दूंगा। पूरा पूरा जो बोर्ड का पेपर होगा वो पहले करवा दूंगा, हर प्रकार के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाने वाले सब कुछ करवा दूंगा, चाहे वो बुलेट हो, कैप्सूल हो, किसी भी प्रकार मैं करवा दूंगा, बस वही पढ़ के चले जाना आप, ठीक है। ज्यादा क्लासें नहीं है, बुलेट क्लास, मैराथन क्लास और कैप्सूल क्लास ये दे रखी है, और बाकी 7 पुराने पेपर मैंने सॉल्यूशन करवा रखे हैं, और एक बार ब्लूप्रिंट के अनुसार चैप्टर वाइज क्लासें पढ़ लो। अभी ज्यादा टाइम नहीं, बस आपके लिए मैंने बढ़ाया कि आपने पूरी साल कुछ नहीं मेहनत की, ठीक है, आप भले आपके क्लास में कितना इंटेलिजेंट बच्चा क्यों ना हो, उसे भी आगे निकल जाओगे आप, बस वो कर लेना आप सभी अच्छे से, ठीक है। फिर देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बात करते हैं।
अबुल फजल की हत्या जो है वो 1602 में जो है वीर सिंह बूंदीला ने जो है वो सलीम जहांगीर के कहने पर की थी। ठीक है, तो अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो 1602 में की थी वीर सिंह बूंदीला ने। किसके कहने पर? जहांगीर के कहने पर। ठीक है, इस्तमरारी बंदोबस्त के संबंध में सूर्यास्त कानून क्या था? तो इस्तमरारी बंदोबस्त के संबंध में सूर्यास्त कानून यह था कि यदि कोई जमींदार अपनी जमीन का लगा नहीं दे पाता था तो उसकी जमीन जो है वो जब्त कर ली जाती थी। ठीक है, जब्त कर ली जाती थी। तो यह था प्रिय विद्यार्थियों इस्तमरारी बंदोबस्त में सूर्यास्त कानून। इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 में लागू हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। कब लागू हुआ था? 1793 में। कहां लागू हुआ था? बंगाल के अंदर। ठीक है, बंगाल के किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा यह लागू किया गया था 1793 में बंगाल के अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। फिर यहां पर देखो, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार क्यों कर दिया? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 के अंदर। 1906 के अंदर तो इन्होंने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार क्यों कर दिया? मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह प्रस्ताव उनकी मांगों को जो है पूरा नहीं कर सकता। मुस्लिम लीग चाहती थी, मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि जो है भारत है और पाकिस्तान है ये अलग अलग हो जाए। ठीक है, मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारत को जो है वो दो अलग अलग देशों में बांट दिया जाए। हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी तो वो तो कहलाएगा हिंदुस्तान यानी कि भारत, और मुस्लिम जहां ज्यादा थे तो वो कहलाएगा पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में ये बिल्कुल नहीं था, इसलिए यहां पर मुस्लिम लीग ने जो है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को जो है वो अस्वीकार कर दिया। ऐसे आप यहां पर आंसर बता सकते हैं, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में प्यारे विद्यार्थियों। चलो हम आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस प्यारे विद्यार्थियों हो गई, ये थे आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट इतिहास के वेरी वेरी इंपोर्टेंट पर्सन जो कि आपको मैंने सोल्व करके बताए। इनको आप अच्छे से याद करना प्यारे विद्यार्थियों, हर एक प्रश्न को याद करना अच्छे से। और बाकी आपने रामबाण बैच ज्वाइन कर रखा है तो रामबाण बैच में सब कुछ पहले करवा रखा है, वहां पर आपको पीडी भी मिल जाएगी इसकी। ठीक है, पीडीएफ में देखो रामबाण बैच में मैराथन हो चाहे बुलेट हो चाहे कैप्सूल हो, फटाफट सबकी पीडीएफ साथ साथ में दे रखी है। क्लास को देखो और पीडीएफ पढ़ो, बस उसका रिवीजन कर लेना धुआंधार तरीके से। अगर आपने अभी तक रामबाण बैच ज्वाइन नहीं किया है, बैच का नाम है रामबाण। 100% प्रिय विद्यार्थियों आपके पेपर के लिए जो है 100% ये रामबाण ही रहेगा। ठीक है, रामबाण बैच नाम ही है बैच का, रामबाण। तो देख लेना प्यारे विद्यार्थियों 100% यहां से पूरा का पूरा पेपर देखने को मिल जाएगा आपको। तो ये अपना एप्लीकेशन है महेंद्र ब्यावर कोचिंग, अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लेना। महेंद्र ब्यावर कोचिंग ये अपना ऐप है, प्ले स्टोर पे जाना और डाउनलोड कर लेना। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है आपको कैसे क्या ज्वाइन करना तो नंबर पर मैसेज कर देना 9784892550, ये अपने व्हाट्सएप नंबर है। नाम मात्र के शुल्क पर आपको यह बैच मिल रहा है रामबाण बैच। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का ले सकते हैं, सबके सब्जेक्ट अलग अलग बता रखा है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं, ओके। और बाकी आप प्यारा सा कमेंट जरूर करना, क्लास कैसी लगी, अगली क्लास लाई जाए या नहीं लाई जाए आप मुझे बताना। ठीक है, और बाकी अपने सभी साथियों के भी शेयर करो प्यारे विद्यार्थियों, ये कैप्सूल क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ओके, जय हिंद जय भारत।